अब देखते हैं कि यहाँ से कहाँ जाते हैं। शिवानी सरकार हमारे साथ जुड़ रही हैं बात करने के लिए बाजार के फंडामेंटल्स पे। शिवानी, गुड आफ्टरनून। द रिजल्ट्स, द अर्निंग सीजन जो शुरू होने वाला है, उस पर आपका क्या व्यू है? लोग बोल रहे हैं कि अब हम करीब करीब 1000 रुपये के आसपास का निफ्टी ईपीएस का एस्टिमेट आ गया है। 22 खत्म, 22 तो मिड हो गया, 23 24 की बात करते हैं। आपका खुद का एस्टिमेट क्या है? उसके हिसाब से इस समय वैल्यूएशंस कैसे नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, तो अर्निंग्स के बारे में अगर देखें तो ये क्वार्टर शायद अच्छा ही जाएगा, क्योंकि हमने जो डिमांड रिकवरी देखी है उसका इम्पैक्ट ये क्वार्टर में देखने को हमें मिलेगा। अगर FY22 के बारे में बात करें तो जैसे आपने कहा, FY22 का जो अर्निंग्स है और कंसेंसस अर्निंग्स एस्टिमेट्स है वो काफी स्ट्रांग है, और इसके कारण जो प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है उसमें हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। FY23 में हमारा मानना है कि अर्निंग्स काफी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा। ये साल का जो अर्निंग्स है वो 1 2 या 3 सेक्टर्स तक सीमित है, इसी कारण काफी थोड़ा बहुत नैरोनेस है अर्निंग्स रिकवरी में। लेकिन FY23 ऑनवर्ड्स जो अर्निंग्स देख रहे हैं वो एक तो स्ट्रांग रहेंगे और दूसरा ब्रॉड बेस भी होगा। इसका 2 कारण है। एक तो जो डिमांड रिकवरी हुई है वो शायद यहाँ से भी जारी रहेगा। ऑफ कोर्स कोविड के जो वेव्स आ रहे हैं इसके कारण थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट शायद ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात है मार्जिन्स पर। हमने देखा था कि कमोडिटी कॉस्ट काफी बढ़ गए थे, जिसके कारण हो सकता है नियर टर्म में कुछ मार्जिन प्रेशर्स आए, परंतु डिमांड स्ट्रांग होने के कारण कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर भी है, जिसके कारण वो ये जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है वो काफी हद तक पास ऑन भी कर पा रहे हैं। हमारा मानना है कि FY23 में भी जो कंसेंसस के नंबर्स है वो शायद मिड टीन्स नंबर्स हम देख पाएंगे। लेकिन मार्केट का जो वैल्यूएशन है, जो हेडलाइन लेवल पर वैल्यूएशन है, वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पर जो वैल्यूएशन बैंड है उसके ऊपर अपर एंड वैल्यूएशन बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव जरूर है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसी कारण हमारा मानना है कि स्ट्रक्चरली जो प्रॉफिट साइकिल इंप्रूवमेंट हो रही है वो लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए अच्छा है, पर नियर टर्म शायद हम कुछ हद तक वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, जो हमने लास्ट महीने में भी देखा कि मार्केट्स में कुछ हद तक वॉलेटिलिटी आई है। और ये कारण है कि मार्केट्स जब हम रिलेटिवली देखें जो इमर्जिंग मार्केट पैक के साथ भी हमारे मार्केट्स काफी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ऊपर है, इसी कारण नियर टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है। आप कौन से थीम्स स्टडी कर रही हैं क्लोजली शिबानी अपनी रिसर्च डेस्क पे? जब आप ये कह रहे हैं कि अर्निंग्स ब्रॉड बेस हो जाएंगी, तो किस तरह के थीम्स आपको नजर आ रहे हैं जहां बहुत हेल्दी अर्निंग्स है और विजिबिलिटी भी है कि ये अर्निंग्स 3 4 साल तक हेल्दी रह सकती है? हाँ, एक थीम जो हमारे लिए बहुत ही ये नियर टर्म थीम नहीं है बट एक स्ट्रक्चरल थीम है, वो इन्वेस्टमेंट साइकिल का। अगर हम भारत में पिछले 10 साल से देखें तो इन्वेस्टमेंट साइकिल काफी ही धीरे धीरे चल रहा था। इसके कारण था कि जो इंक्रीमेंटल कैपेक्स हो रहे थे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी कम थे और इंक्रीमेंटल प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा मानना है कि जो कैपेक्स साइकिल है भारत में एक क्रॉसरोड्स पे है, और कैपेक्स साइकिल यहाँ से इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करेगी। तो हमारा मानना है कि जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है ये एक बहुत ही बड़ा थीम है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट इत्यादि। पब्लिक सेक्टर कैपेक्स यानी कि गवर्नमेंट स्पेंड, वो तो हमने देखा ही है, तो बजट में भी देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नंबर है वो पिछले 2 3 साल से बढ़ रहा है। पर हमारा मानना है कि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी उस पे हम इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। कुछ कुछ क्षेत्र में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स ऐसे मोड पर पहुंच गए हैं जहां से इम्प्रूविंग इंक्रीमेंटल कैपेक्स की जरूरत होगी। और थर्ड है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर कैपेक्स है यानी कि रियल एस्टेट, वहां पे भी हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल और इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा थीम है जो हम स्ट्रक्चरल थीम मानते हैं। दूसरा थीम है फाइनेंशियल्स। हमने देखा कि पिछले 6 8 महीनों में फाइनेंशियल्स में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आई है, परंतु जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनमें जो मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं लोन्स और डिपॉजिट्स में वो जारी रहेगा। और जो एसेट क्वालिटी यानी कि NPLs के
के कारण जो अर्निंग्स पे प्रेशर हमने देखा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बैंक्स ने कैपिटल भी रेज किया है और इसी कारण हमारा मानना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो काफी अट्रैक्टिव है। थर्ड थीम हमारे लिए है डिजिटल। डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का जो सिलसिला जारी है, कोविड के कारण ये काफी हद तक बहुत ही मजबूत हो चुका है और इसमें हम ऑर्डर विन्स और ऑर्डर फ्लोज अभी तक देख रहे हैं। तो हमारा जो डिजिटाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम है वो अभी तक इंटैक्ट है। और फाइनली जो थीम हम देख रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स का थीम है, यानी कि जो चाइना प्लस वन सप्लाई चेन एक्सपेंशन का जो एक थीम है, जिसके कारण जैसे सेक्टर्स जैसे केमिकल्स बेनिफिशियरी है, वो थीम हम शायद अगले कुछ साल तक देख पाएंगे। राइट शिवानी, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपने चारों थीम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी। इसी से जुड़ा मेरा क्वेश्चन था, अब आप कैसे देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में, क्योंकि ये पूरा क्वार्टर इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 बड़ी स्टेट्स में इलेक्शन है, इनफैक्ट यूपी में इलेक्शंस है, वो बहुत हद तक डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करता है, वहाँ से ट्रेंड्स निकल कर आते हैं मार्केट्स के लिए, बजट है उसके बाद। आप इस थीम पर अगर किसी सेक्टर को फोकस करेंगे, हम देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऑलरेडी बजिंग है जस्ट अहेड ऑफ द बजट एंड अहेड ऑफ द इलेक्शंस। इस थीम पर आपको कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पसंद आते हैं अगर आपने यहाँ रिसर्च कर रहे हो तो? हाँ, तो आपने जैसे कहा कि नियर टर्म में काफी इवेंट्स लाइंड अप है। एक तो जो स्टेट इलेक्शंस है, दूसरी है जो बजट। हमारा मानना है कि जो फोकस रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी का, वो फोकस इन्वेस्टमेंट थीम पर जारी रहेगा। पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो कंजम्पशन लेड जीडीपी है, यानी कि कंजम्पशन ग्रोथ के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी देख रही है। परंतु अब जो शिफ्ट है वो पॉलिसी फोकस शिफ्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि मोर स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ। ये मानना है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स दोनों साथ साथ चलेंगे जीडीपी ग्रोथ के तरफ। और इसी कारण जो गवर्नमेंट पॉलिसी फोकस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड्स है, वो कुछ क्षेत्र के और काफी फोकस्ड है। पीएलआई स्कीम का तो आप जानते ही है कि पीएलआई स्कीम के कारण मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ोतरी का फोकस रहा है। और पब्लिक सेक्टर कैपेक्स जो है वो रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, वाटर, इन इन्वेस्टमेंट थीम्स की ओर हमारा मानना है कि फोकस रहेगा। तो जो ओवरऑल डोमेस्टिक कैपेक्स स्टोरी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एवं रियल एस्टेट, सब कुछ मिलकर अगले कुछ सालों तक ये स्टोरी और ये थीम जो है शायद बरकरार रहेगी। राइट तो बहुत सारे मौके रहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए जहां उन्हें अच्छे स्टॉक्स और अच्छे लेवल्स भी मिल सकते हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स। लेकिन अगर क्योंकि शिवानी हमने देखा कि पिछले साल 2021 में भी बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में गया और कई सारे आईपीओस इस साल के लिए भी लाइंड अप है। आईपीओ मार्केट में प्राइमरी स्पेस में आप किस तरह का एक्शन इस साल देखती हैं? अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हमें थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी दे पाएं। आज भी हम देख रहे हैं कि पेटीएम के शेयर में अच्छी गिरावट देखने को मिली है जस्ट बिकॉज वहां पर एक और डाउनग्रेड देखने को मिला। लेकिन आईपीओ एक ऐसा सेक्टर है, प्राइमरी मार्केट और न्यू हाल ही में लिस्टेड आईपीओ जो है जहां पर व्यूअर्स का, इन्वेस्टर्स का, न्यू एज इन्वेस्टर्स का काफी फोकस रहता है। उनके लिए बहुत अभी भी आईपीओ फ्रेंजी एक बड़ा मैटर है। तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आप कहां पर रिसर्च ज्यादा कर रही हैं? हाँ, तो अगर अब आईपीओ देखे तो आपने ठीक कहा कि जो अभी साल गया तो वहां पे हमने काफी एक्शन देखा है आईपीओ मार्केट्स में। ये आईपीओ जो है वो न्यू एज बिजनेसेस को पब्लिक मार्केट्स में ले आई है। ये बिजनेसेस अब तक सिर्फ प्राइवेट मार्केट्स में सीमित थी और इसके कारण अभी पब्लिक मार्केट्स में आ गए हैं, तो काफी इन्वेस्टर्स इन बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परंतु जब आईपीओस के बारे में बात करते हैं तो हम सभी आईपीओस को एक ही नजारे से नहीं देख सकते हैं। जैसे हम कंपनीज इवेल्युएट करते हैं हर सेक्टर में, और एक सेक्टर में भी ईच कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो काफी अलग होता है। आईपीओस में भी वैसे ही हम रिसर्च और इवेल्युएट करते हैं। हमारा मानना है कि अगर ये न्यू एज आईपीओस है तो कुछ की फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला तो जो उसका करंट बिजनेस मॉडल है वो कितना स्केलेबल है और इस बिजनेस मॉडल को कब किस हद तक हम ग्रोथ देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो अभी बिजनेस मॉडल में कितना कंपटीशन आ रही है और मार्केट शेयर कैसा है, यानी कि जो
बिजनेस है वहां पे हम मार्केट शेयर की बढ़ोतरी देख रहे हैं या कि कंपटीशन के कारण मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो ये दूसरा पॉइंट है। और नए एंट्रेंट्स यानी कि एंट्री बैरियर्स क्या है बिजनेस में, ये देखना जानना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा है कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ जो न्यू एज बिजनेसेस है वो अभी तक बॉटम लाइन या प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं है, जबकि टॉप लाइन में काफी ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। तो जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और जो एडजेसेंसीज है इस बिजनेस में की ऑप्शनैलिटीज क्या हो सकती है, उसको भी इवेल्युएट करना काफी जरूरी है। तो इसके माध्यम से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन से आईपीओज में हम ग्रोथ देख सकते हैं, स्केलेबिलिटी, मार्केट शेयर गेन और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग आईपीओज को इवेल्युएट करते हैं। हमारा मानना है कि शायद ये जो आईपीओ का जो जैसे हमने देखा लास्ट ईयर काफी आईपीओज इस साल भी आएंगे, तो इसी शिवानी, अब क्योंकि आईटी कंपनीज के नंबर्स के साथ ऑलमोस्ट एक क्वार्टरली नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे, आपका व्यू स्पेसिफिकली आईटी पे क्या है? क्योंकि इसमें भी दो डिवीजन है, जैसे आप बैंक बता रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स अलग हैं, सरकारी बैंकों का बिल्कुल बैलेंस शीट्स ऑल टुगेदर अलग है। तो इसमें जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज हैं वो ऑल टुगेदर अलग है, और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जिसको हम कहते हैं कि वो यूएस डिपेंडेंट है, उनका इन्फोसिस टीसीएस जैसे मार्केट कैप नहीं है, उन सब पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? सबकी वैल्यूएशन है महंगी है क्या? तो पूरा सेक्टर, जैसे आपने कहा कि आईटी सेक्टर पिछले साल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है, तो वैल्यूएशंस जो लार्ज कैप के हैं और मिड कैप के हैं दोनों ही काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मिड कैप वैल्यूएशंस अभी लार्ज कैप वैल्यूएशन से भी आगे है, और शायद हमने हिस्ट्री में इस लेवल के वैल्यूएशंस नहीं देखे हैं। जब आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो दो भाग में बात करते हैं, एक तो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी और दूसरा है मार्जिन्स और अर्निंग्स। तो बिजनेस जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी शुरू हुई थी कोविड के समय, वो स्टोरी अभी भी जारी है, और जिसके कारण डील विंस और ऑर्डर बैकलॉग काफी हेल्दी है। तो हमारा मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ सेक्टर के लिए, लार्ज कैप मिड कैप दोनों के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा, और अगले फ्यू क्वार्टर्स में हम इस स्ट्रांग रेवेन्यू मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो ये सेक्टर में एक हमने देखा था कि अट्रिशन लेवल्स काफी हाई थे, जिसके कारण वेज ग्रोथ और वेज हाइक्स देने पड़े हैं, और इसके कारण मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर आया है। जब तक ये रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग रहता है, ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण शायद ये मार्जिन प्रेशर ऑफसेट हो सकते हैं, परंतु अट्रिशन लेवल्स देखना बहुत ही जरूरी होगा। और ये जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक ट्रैक करने के लिए हम अट्रिशन का नंबर ध्यान देंगे। आई बात वैल्यूएशंस की, तो मिड कैप की वैल्यूएशंस तो काफी हाई है, इनफैक्ट लार्ज कैप से भी ऊपर है। तो हमारा मानना है कि मिड कैप्स में हम थोड़ा बहुत सिलेक्टिव है हमारे पोर्टफोलियोज में। लार्ज कैप में हम वो कंपनीज पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है और दूसरा डील विन और डील फ्लो जो है वो मोमेंटम जारी है। बट ओवरऑल हमारा सेक्टर का मानना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम है वो शायद अब तक जारी रहेगी। शिवानी, आप जैसे अभी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बता रहे थे, आपने बताया कि कैपिटल गुड्स भी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ तक फाइनेंशियल्स भी आगे ठीक रहेगा। एक और सेगमेंट है जो ठीक बजट से पहले इसकी चर्चा होने शुरू हो जाती है क्योंकि इंफ्रा का पुश आता है काफ़ी ज़्यादा, वो है सीमेंट। इस पे आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट कितना और ग्रोथ का कंफर्ट कितना है? हाँ, सो सीमेंट एक सेक्टर है जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड दोनों, इन दोनों सेक्टर्स से आते हैं। तो रियल एस्टेट पे जैसे हमने चर्चा किया, हमारा मानना है कि ये सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो रियल सीमेंट का जो डिमांड ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है, हमारा मानना है कि यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट आएगी। पिछले 6 महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो हम सेकेंड वेव से गुजर रहे थे, और दूसरा मॉनसून के समय यूजुअली सीमेंट डिमांड कम रहता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट नहीं होते और मॉनसून के कारण थोड़ा ब्रेक भी होता है। पर सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो जहाँ पे एक तो डिमांड मोमेंटम शायद इम्प्रूव हो सकती है, और ये सेक्टर में कंसोलिडेशन काफी हुआ है, और इस कंसोलिडेशन के कारण प्राइसिंग पावर जो है वो कंपनीज के पास है। और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है।
तो हमारा मानना है कि ये सेक्टर में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स शायद यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं। और सीमेंट जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बैरोमीटर है या प्रॉक्सी कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेगमेंट्स का जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो सीमेंट के थ्रू हम प्ले भी कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि सीमेंट इस समय काफी वेल पॉइज्ड है एक सेक्टर के हिसाब से। राइट शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे ET 900 देश से बात करने के लिए और अपना थॉट प्रोसेस मार्केट को लेके हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू देखिए सो मच। बाजार में आज बैंक